नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के। चैप्टर का नाम है स्टडी ऑफ विलेज पालमपुर, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से देखेंगे कि आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जो भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो भी आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करने हैं। तो पहले तो पर्पस देख लेते हैं, चैप्टर का पर्पस क्या है, क्यों ये चैप्टर बनाया गया। तो मेनली जो प्रोडक्शन है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि प्रोडक्शन कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चलेगी। और ये फैक्ट प्रोडक्शन बताने के लिए एक हाइपोथेटिकल विलेज लिया गया है, उसका नाम क्या है, पालमपुर। हाइपोथेटिकल का मतलब ये है ऐसा विलेज जो एक इमेजिनरी विलेज है, एग्जिस्ट पर्टिकुलरली नहीं करता है, केवल इसको एक मान लिया गया है, पालमपुर विलेज है। और यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जो रिसोर्सेज हैं, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गए, इनको कैसे यूज़ किया जाता है कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बिल्कुल बेसिक है, बहुत आसान सा चैप्टर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पालमपुर के बारे में थोड़ा सा, कि पालमपुर जो गांव लिया गया उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो लोकेशन जो बताई गई है, तो कनेक्टेड टू नियर बाई विलेजेस, तो आसपास के विलेज से ये कनेक्टेड है पालमपुर जगह। ठीक है, टाउन्स लाइक रायगंज, शाहपुर बाय ऑल वेदर्ड रोड्स, तो ये जैसे कुछ टाउन दिए गए, जैसे रायगंज एक टाउन है, एक शाहपुर टाउन है, उससे ये क्या है, कनेक्टेड है। और कैसे कनेक्टेड है, ऑल वेदर्ड रोड्स मतलब ये होता है कि ऐसी रोड जो 12 के 12 महीने चलती रहती हैं, कभी वो बंद नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि बह गई, बरसात हुई तो बह गई, ऐसे मिट्टी वाली रोड होती है, वो नहीं है, बाकायदा डामर रोड है। इसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट यहाँ का क्या है, तो ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे बुलक कार्ट और टांगा भी देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, जीप हो गई, ट्रक्स हो गई, ये भी यहाँ पर चलती हैं। पॉपुलेशन की अगर बात करी जाए, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, तो 450 फैमिलीज़ रहती हैं, लोग नहीं है, 450 फैमिलीज़ हैं। और उनके कास्ट अलग अलग हैं। ठीक है, कास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया, केवल ये बताया गया जो अपर कास्ट है इनके पास ही ज़्यादा लैंड है, ज़्यादातर लैंड जो है अपर कास्ट के पास है। और जो शेड्यूल कास्ट है, जिनको दलित्स भी कहा जाता है, ये कॉर्नर में केवल रहते हैं, मोस्टली इन स्मॉल हाउसेज, और इनके जो घर हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं। ये कुछ बातें बताई गई हैं इस विलेज के बारे में। अब यहाँ पर फैसिलिटीज़ देख लेते हैं कि इस विलेज में जो फैसिलिटीज़ हैं वो किस तरीके की अवेलेबल हैं। तो फैसिलिटीज़ में सबसे पहली फैसिलिटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर अवेलेबल। इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। स्कूल्स भी हैं बच्चों के लिए, जिसमें 2 प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी का मतलब 5th तक होता है, तो 5वीं तक के लिए स्कूल भी है, और एक हाई स्कूल भी है, मतलब 10 तक की पढ़ाई भी यहाँ पर हो जाती है। हेल्थ सेंटर है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं छोटा मोटा जो अस्पताल होता है वो भी है। प्राइवेट डिस्पेंसरी है, यहाँ दवाइयाँ ववाइयाँ मिल जाती हैं, फ्री में ही मिलती है, कोई पैसा ऐसा नहीं देना पड़ता। जो लोग गांव से जुड़े होंगे उनको ये सब चीज़ें पता होंगी। ठीक है, डिस्पेंसरी में छोटे मोटे अगर इलाज होते हैं वो भी हो जाते हैं, कि अगर मान लीजिए आपको बुखार हुआ तो जो कंपाउंडर वहाँ बैठता है वो बता देता है कौन सी दवा आपको दी जाएगी, और दे भी देता है। इलेक्ट्रिसिटी पावर ट्यूबवेल्स हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पावर ट्यूबवेल्स हैं, और साथ ही साथ स्मॉल छोटे छोटे यहाँ पर लोग बिजनेस भी करते हैं, मतलब छोटी मोटी दुकानें यहाँ पर लोग लगाते हैं। ठीक है, अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो मतलब कोई भी चीज़ हम लोग को अगर प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को ही फैक्टर्स कहते हैं। फैक्टर्स मतलब एक तरीके से रिक्वायरमेंट। तो मेनली 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला, प्रोडक्शन के लिए लैंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब लैंड क्या है, लैंड में आपका नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो लैंड मतलब केवल लैंड नहीं होता है, लैंड मतलब सॉइल, जहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो वहाँ पर आपके पास एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप फैक्ट्री को सेटअप कर सकते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो ये सब किस में आ जाएगा, लैंड में आ जाएगा। इसके बाद लेबर पे आते हैं। लेबर में जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो फैक्ट्री आपने सेटअप करी उसमें आप क्या करेंगे, मशीन्स लगाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल कहीं से लाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ह्यूमन एफर्ट है। और ये ह्यूमन एफर्ट एक ऐसा भी हो सकता है जो प्रॉपरली एजुकेटेड हो, जो ट्रेंड हो, और ऐसे भी लोग होंगे जो मजदूर टाइप के होंगे, जिनसे अनट्रेंड वर्कर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ज़रूरत होती है। तो लेबर हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा फिजिकल कैपिटल है। फिजिकल कैपिटल का मतलब ऐसा कैपिटल है जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। फिजिकल कैपिटल में क्या आता है, जैसे टूल्स आ जाएंगे, जैसे जो भी मशीनें आपने लगाई हैं, कुछ टूल्स होंगे, मशीन्स होंगी, बिल्डिंग्स होंगी, ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो फिजिकल कैपिटल में आपका फिक्स्ड कैपिटल आ जाएगा।
ठीक है। तो एक वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब रॉ मटेरियल हो गया, मतलब जब आपकी फैक्ट्री काम करने लग जाएगी तब इसका यूज़ आपको देखने को मिलेगा। जैसे रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल किस में आता है, वर्किंग कैपिटल में आता है। और जो मनी है, ठीक है, पैसा, ये भी एक तरीके से क्या है, वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि इसको प्रोडक्शन के टाइम पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, जैसे टूल्स हो गए, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई। ये ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे लगी कल कहीं और लग गई, वो चलती नहीं रहती है, वो अपनी जगह फिक्स रहती है, इसीलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल को कभी कभी एंटरप्रेन्योरशिप भी कह दिया जाता है। ठीक है। तो नॉलेज हो गया, एंटरप्राइज हो गया, टू कंबाइन अदर फैक्टर्स, जैसे जितने भी फैक्टर्स थे, लैंड आपके पास है, लेबर आपके पास है, फिजिकल कैपिटल भी आपके पास है, लेकिन अगर आपके पास दिमाग ही नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स ही नहीं है, तो आप फैक्ट्री को सेटअप नहीं कर पाएंगे। एक आइडिया भी होना चाहिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसी को कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो नॉलेज और एंटरप्राइज की बात यहाँ पर करी गई है। अब आते हैं फार्मिंग, देखते हैं पालमपुर में जो फार्मिंग होती है वो किस तरीके की खेती बाड़ी होती है, वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे मेन एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर फार्मिंग ही है। आपको पता होगा भारत के जितने भी गांव हैं, ज़्यादातर में मेन जो ऑक्यूपेशन होता है लोगों का वो क्या होता है, फार्मिंग होता है। और इसमें 75% पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयड है, मतलब लगी हुई है। लैंड जो है वो फिक्स है, लैंड बढ़ नहीं सकता। नो इंक्रीज इन कल्टिवेबल लैंड सिंस 1960, तो 1960 के बाद से कल्टिवेबल लैंड में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है, मतलब जितना कल्टिवेबल लैंड था उतना ही कल्टिवेबल लैंड है, बढ़ा नहीं है। कम हालांकि होता रहता है लेकिन अभी बढ़ा नहीं है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड, नो लैंड लेफ्ट आइडल, तो सारा का सारा जो इनके पास लैंड है इस गांव में, उसमें सब में कल्टीवेशन होता है। कोई भी लैंड ऐसा नहीं जो खाली पड़ा रहता है, बंजर पड़ा रहता है, ये अच्छी बात है यहाँ की। वेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन, अब देखिए कौन कौन से तरीके हैं जिससे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। पहला आपको दिया गया मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम लैंड इन अ ईयर। जैसे मान लीजिए एक साल है 2025 की, मान लीजिए बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 2025 में क्या किया गया, जैसे मान लीजिए पहले 4 महीने एक फसल बोई, ठीक है, दूसरे 4 महीने एक और फसल बोई, तीसरे 4 महीने एक और कोई फसल बोई। ठीक है, तो ये कितनी फसलें हो गई, कितने टाइप के क्रॉप हो गए, सेम फील्ड पर 3 टाइप के क्रॉप बोए गए, तो इसी को क्या कहा जाएगा, मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाएगा। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल दिया गया है खारिफ क्रॉप, जैसे ज्वार बाजरा हो गया, मानसून में इसको बोया गया है, ठीक है, मानसून भर में इसको लगाया गया। इसके बाद जो अगला है वो आप देख सकते हैं, पोटैटो बोया गया अक्टूबर से दिसंबर तक में, ठीक है। इसके बाद रबी क्रॉप बोया गया है वीट, जैसे जो कि विंटर में बोया जाता है। और शुगर केन जो है वो साल में केवल एक ही बार उगता है। तो ऐसे क्रॉप्स क्या करे जा सकते हैं, बोए जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल क्रॉपिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा, जो हमने आपको ऊपर बताया था। मेड पॉसिबल बाय वेल डेवलप्ड इरिगेशन, अब मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे हो सकती है, ये तभी हो सकती है जब आपके पास वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम हो। ठीक है, तो इरिगेशन की फैसिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मल्टीपल क्रॉपिंग होने के लिए। इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स होंगे, उसी से ही इरिगेशन हो पाएगा। अब पता चला गांव में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो इरिगेशन कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरी होती हैं अगर आप मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s में। चलिए आप बताइएगा, भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसके फादर कौन थे, मतलब उसके जनक कौन थे, इसका आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले इनकी डेथ हुई थी और इनको एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार भी मिला था इंडिया का, ये भी आप इसके बारे में थोड़ा सा चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं। अब हाई यील्डिंग वैरायटीज़, अब जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या आता है, तो कौन कौन से मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ करते हैं गांव वाले, ये कह सकते हैं जो खेती लोग करते हैं, कौन कौन से ग्रीन रेवोल्यूशन के या मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, जो सीड्स हैं नॉर्मल सीड्स नहीं लगाई जाती हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ की सीड्स लगाई जाती हैं। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होती हैं और ये सीड्स ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देती हैं। ठीक है, तो ये अच्छी सीड्स होती हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे फसल ख़राब नहीं होती है, बर्बाद नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स का होना, ये भी कहीं ना कहीं ग्रीन रिवोल्यूशन में आएगा। और साथ ही साथ जो पहले ट्रेडिशनल हम लोग चीज़ें यूज़ करते थे, फावड़ा खुरपी ये सब चीज़ें यूज़ करते थे, उसकी जगह क्या है, बुलक कार्ट्स यूज़ करते थे, ऑक्स यूज़ करते थे, वो सब की जगह क्या यूज़ किया रहा है, ट्रैक्टर्स यूज़ किया रहे हैं, थ्रेशर्स यूज़ किया रहे हैं। ठीक है, थ्रेशर क्या होते हैं, थ्रेशर का मेनली काम ये होता है कि जो ग्रेन होता है, तो ग्रेन को ग्रेन अलग करना किससे, चैफ से। ठीक है,
जो चैफ होती है उससे ग्रेन्स को अलग करना, उसके लिए जो मशीन होती है उसको थ्रेशर कहा जाता है। ठीक है। अब हाई यील्ड मतलब क्या है, जैसे वीट की जो यील्ड थी इंक्रीज हो गई, पहले 1300 केजी पर हेक्टेयर में प्रोड्यूस होता था। ठीक है, ट्रेडिशनल दिया गया है कि जो पहले यील्ड थी वीट की, ठीक है, गेहूं की जो यील्ड हुआ करती थी वो 1300 किलोग्राम होती थी। एक हेक्टेयर में 1300 केजी वीट उगता था। लेकिन जब ऊपर के मेथड्स अप्लाई किए गए ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ लगाई गई, फर्टिलाइज़र का यूज़ बढ़ाया गया, इरिगेशन अच्छे से किया गया, मशीनरी यूज़ करी गई, तो उससे 1300 से डबल का भी ज़्यादा हो गया, मतलब 3200 केजी अब प्रोड्यूस होता है पर हेक्टेयर। तो अच्छी बात है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। तो इम्पैक्ट दिया गया है ग्रीन रेवोल्यूशन का, क्या क्या इम्पैक्ट रहा है। तो पहला तो यही है कि वीट प्रोडक्शन जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ा। दूसरा क्या है, पल्सेस का जो प्रोडक्शन था वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाया, ये इम्पैक्ट है। तो ये एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाएगा, ये एक तरीके से कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट है, या कह सकते हैं इसने इम्पैक्ट नहीं किया, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन से मेनली जो इम्पैक्ट हुआ है वीट और राइस का ही हुआ है। ठीक है, तो पल्सेस पे प्रोडक्शन उतना तेज़ी से नहीं बढ़ पाया, ये एक ड्रॉबैक रहा इसका। अब जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो कुछ ही एरियाज़ में सक्सेसफुल भी रहा, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्ट यूपी हो गया, इन सब में सक्सेसफुल रहा है। बाकी ईस्टर्न यूपी की बात करी जाए, जहाँ पर खेत छोटे छोटे थे लोगों के पास में, ठीक है, लैंड कंसोलिडेशन नहीं हो पाया था, फ्रेगमेंटेड लैंड थे, तो वहाँ पर जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो थोड़ा सा फेल हुआ। ठीक है, अब आते हैं इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या क्या इसके थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो पहला तो ये है कि केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया गया बहुत ज़्यादा, तो ओवर यूज़ इसका रहा। जब केमिकल फर्टिलाइजर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया तो उससे हुआ क्या, सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो रिड्यूस हो गई, ऑब्वियस सी बात है। वाटर पोल्यूशन हुआ, क्योंकि देखिए जब केमिकल फर्टिलाइजर्स को डाला जाता है तो होता क्या है, ये धीरे धीरे रिस रिस के नीचे ग्राउंड वाटर लेवल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, या कभी कभी क्या होता है कि ये बहते बहते वाटर के सोर्स तक पहुंच जाते हैं, जैसे नदियों तक जा सकते हैं, ठीक है, तालाब तक जा सकते हैं, तो तालाब का पानी क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वाटर पोल्यूशन इससे कॉज हुआ। दूसरा है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट भी हो गया। क्यों डिप्लीट हो गया, अब डिप्लीट इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए ट्यूबवेल्स लगा दिए गए हर जगह, जहाँ पानी 1 लीटर चाहिए था वहाँ पे लोग 10-10 लीटर पानी डाल रहे हैं। ठीक है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी तो बढ़ा दी गई, लेकिन जो एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए वाटर का वो अभी लोग नहीं जान पाए, अवेयरनेस उतनी लोगों में नहीं है, जिसकी वजह से एक्सेसिव यूज़ किया गया पानी का और वाटर टेबल क्या हो गई, डिप्लीट कर गई। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिला ग्रीन रेवोल्यूशन का। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इज एट रिस्क। अब देखिए अच्छी चीज़ थी, ग्रीन रिवोल्यूशन ने अचानक से प्रोडक्शन को बढ़ाया, लेकिन ये प्रोडक्शन पहले तो बहुत ज़्यादा बढ़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका रेट क्या है, रिड्यूस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये जो ग्रोथ थी ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं थी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है ग्रीन रेवोल्यूशन की। फार्मर्स नाउ नीड मोर इनपुट्स टू मेंटेन प्रोडक्शन लेवल, रेजिंग कॉस्ट। अब देखिए है क्या कि पहले तो बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ा, लोगों ने और ज़्यादा फर्टिलाइज़र अप्लाई किया और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सॉइल जो थी इनफर्टाइल हो गई, सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई। अब जब सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होने लग जाएगी तो लोग और ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे और पानी यूज़ करेंगे, तो इससे होगा क्या, इनपुट बढ़ा, इनपुट बढ़ने से कॉस्ट बढ़ गई, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, इसीलिए महंगाई भी बढ़ गई। ठीक है, आगे आते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, जैसे यहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग दिया गया है, मॉडर्न फार्मिंग दिया गया है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग से क्या हो रहा है, इंक्रीज प्रोडक्शन बाय यूज ऑफ लैंड मोर इंटेंसिवली। इसका मतलब क्या है कि एक ही साथ में हम लोग कई सारे क्रॉप ग्रो कर रहे थे एक ही ईयर में, अभी हमने जैसे आपको बताया था, उसी को क्या कहा गया, मल्टीपल क्रॉपिंग कहा गया। और इससे है क्या, लैंड का बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव यूज़ हो पा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। मॉडर्न फार्मिंग क्या है, मॉडर्न फार्मिंग का मतलब ये है टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, जिससे यील्ड को बढ़ाया जा रहा है, तो ये क्या है, मॉडर्न फार्मिंग है। तो मॉडर्न फार्मिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल इन मॉडर्न फार्मिंग इंक्लूड्स, अब देखिए क्या क्या चीज़ें मॉडर्न फार्मिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, और जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको पैसे देने भी पड़ेंगे, तो तनख्वाह देनी पड़ेगी, वेजेस देने पड़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पालमपुर के बारे में अगली बात क्या बताई गई है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो पालमपुर के जो फार्मर्स हैं, जो किसान भाई हैं, उनमें किस तरीके से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहली चीज़ तो ये लैंड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी हैं, शुरुआत में हमने बता ही दिया था 450 फैमिलीज हैं, जिसमें से 1/3 मतलब 150 फैमिलीज ऐसी हैं, मतलब सोचिए 33% फैमिलीज ऐसी हैं जो लैंडलेस हैं,
लैंडलेस का मतलब उनके पास कोई लैंड ही नहीं है, और वो मेनली क्या है, दलित्स हैं, लोअर क्लास है, शेड्यूल कास्ट है ये सब। 240 फैमिली ऐसी हैं, मतलब 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम का लैंड है। ठीक है, तो ये इनको स्मॉल फार्मर्स कहा गया है। ठीक, इसमें भी आप देखेंगे ज़्यादातर आपको लोअर क्लास के ही लोग मिलेंगे, दलित्स मिलेंगे, शेड्यूल कास्ट मिलेंगे। 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास मीडियम लैंड है, या मीडियम फार्मर्स हैं या लार्ज फार्मर्स हैं, इनके पास जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। ठीक है, तो 2 हेक्टेयर से कम वाले आपको पता होना चाहिए 240 फैमिलीज हैं। जो बिल्कुल भी लैंडलेस हैं उनके पास वो टोटल 150 फैमिलीज हैं। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 390 हो गया। ठीक है, तो 390 ऐसे थे जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। केवल 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी कंडीशन थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड है। और उनमें कुछ ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड है, इसका मतलब उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। अब कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे गोविंद की फैमिली का एग्जाम्पल दिया गया है। इसके पास 2.25 हेक्टेयर लैंड था 1960 में। लैंड वॉज लेटर डिवाइडेड, लैंड जो था वो लेटर डिवाइड हुआ बाद में, क्योंकि 3 बच्चे थे, तो 3 बच्चों में लैंड डिवाइड हुआ, तो तीनों के पास कितना आया, 0.75, 0.75, 0.75, तीनों के पास अलग अलग पहुंचा। ठीक, इवन विद इम्प्रूव्ड मेथड इनकम इज नॉट इनफ, दे नीड एडिशनल वर्क। अब देखिए, अब 0.75 अगर पहुंच रहा है, इतना हेक्टेयर केवल लैंड पहुंचा, तो इसमें आप कितने भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स लगा दीजिए, तो क्या है, इनपुट तो बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि देखिए, जब बड़ा लैंड होता है तो उस पर इनपुट कम लगता है, क्योंकि ट्रैक्टर आपने बड़े लैंड पे मंगाया तो बड़े लैंड को जोतेगा। ठीक है, आपसे पैसा उतना ही लेगा, और आपने मान लीजिए छोटे लैंड पे मंगाया, ट्रैक्टर आया, फिर वो पैसा उतना ही लेता है, पैसे में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। इसीलिए लैंड जब फ्रेगमेंटेड होता है तो वहाँ पर इनपुट कॉस्ट अपने आप से बढ़ जाती है। फ्रेगमेंटेड का मतलब, जैसे मान लीजिए कहीं पर, इसी का एग्जांपल ले लें, इसके पास 3 हेक्टेयर का लैंड होता, ठीक है, और उस पर अगर उसको ट्रैक्टर से जुतवाई करवानी होती, तो मान के चलिए जो पैसे लगते हो, मान के चलिए 100 रुपये लगते। ठीक है, अब क्या है, 3 भाई में ये लैंड बीच में भाग हो गया, कट गया, तो क्या है, ट्रैक्टर अब तीनों अलग अलग मंगवाएंगे ना। अब भाई में जब ये अलग अलग हो रहा है लैंड, इसका मतलब ये है कि उस घर में बनती नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। तो ये भाई ने अलग अपना ट्रैक्टर मंगवाया, इस भाई ने अलग ट्रैक्टर मंगवाया, इस भाई ने अलग ट्रैक्टर मंगवाया। हालांकि लैंड जो है 1/3 हो गया है, और जो पहले 100 रुपये पड़ रहे थे पूरे लैंड के, अब हो सकता है इसके लैंड के 75 पड़े, इसके लैंड के 75 रुपीज़ पड़े, और इसके लैंड के भी 75 रुपीज़ पड़े। तो क्या है, कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। अब सोच लिए कॉस्ट कितनी बढ़ गई। तो सरकार क्या करती है, लैंड को कंसोलिडेट करती है। तो इसी को कहते हैं लैंड कंसोलिडेशन, मतलब छोटे छोटे लैंड को एक बड़े लैंड में कन्वर्ट कर देना, उसको कहते हैं लैंड कंसोलिडेशन। लेकिन भारत में प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा है। तो ये गोविंद की फैमिली का एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारी इंडिया में फैमिलीज हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अब जब ऐसी चीज़ होगी तो इनकम इनफ होगी नहीं परिवार का, क्योंकि आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाएगा, तो दूसरा कोई काम करना पड़ सकता है, मजदूरी करनी पड़ सकती है, कोई छोटी मोटी दुकान भी लगानी पड़ सकती है, तो वो लोग करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया यहाँ पर, मैनी स्मॉल प्लॉट्स आर स्कैटर्ड अराउंड द विलेज, हाफ द लैंड एरिया इज ओन्ड बाय फ्यू लार्ज फार्मर्स। अब देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है कि बहुत छोटे छोटे से प्लॉट्स हैं जो स्कैटर्ड हैं। एक प्लॉट यहाँ पर है तो पता चला दूसरा प्लॉट यहाँ पर है, तीसरा प्लॉट यहाँ पर है। ठीक है, हाफ ऑफ द लैंड एरिया मतलब 50% जो लैंड है वो कुछ ही फार्मर्स के पास है। अभी जैसे आपने देखा था 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से, वेल्थ का कंसंट्रेशन हो गया है। शोज अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही बात है, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलर सिचुएशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और यही सिचुएशन आपको पूरे भारत में हर जगह देखने को मिलेगी, खासकर गाँव में, कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा लैंड होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लैंड बहुत थोड़ा सा होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप गांव से जुड़े होंगे तो आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। हु विल प्रोवाइड द लेबर, अबे लेबर जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा। तो पहले तो लेबर की यहाँ पर नेसेसिटी बताई गई है कि जो लेबर है वो किस चीज़ के लिए एसेंशियल है, वो फार्मिंग के लिए एसेंशियल है। जैसे प्लोइंग में काम आता है, सोइंग करता है, प्लोइंग मतलब एक तरीके से जोतना होता है, सोइंग मतलब
बीजों को बोना होता है। हार्वेस्टिंग मतलब जब पेड़ बड़े हो जाते हैं, पौधे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जब वो पक जाते हैं पौधे, तो उसको काटने का काम हार्वेस्टिंग कहलाता है। स्मॉल फार्मर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वर्क विद हेल्प फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, इनमें अगर आप देखेंगे तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही साथ में काम करते हैं। ये छोटे मोटे किसानों में क्या है कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कोई हायर नहीं कर सकते किसी फार्मर को बाहर से, तो उनके फैमिली मेंबर्स ही छोटे मोटे खेतों में काम करते हैं। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पर दी गई है। मीडियम और लार्ज फार्मर्स में क्या होता है, ये क्या है कि फार्मर बड़े हैं तो खुद से काम नहीं करेंगे, तो बाहर से लेबरों को हायर कर लेते हैं, पैसा वैसा देते हैं, वेजेस देते हैं। अब वेजेस में वो दो चीज़ दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं या खाना दे देते हैं, मील्स दे देते हैं, क्रॉप्स दे देते हैं, ऐसा भी गाँव में किया जाता है। फार्म लेबरर्स में क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं फार्म लेबरर्स में। ये मेनली लैंडलेस होते हैं, उनके पास कोई लैंड वैंड होता नहीं अपना, तो ये दूसरों के प्लॉट में काम करते हैं, या इनका बहुत छोटा सा कोई प्लॉट होता है उसमें काम करते हैं। ठीक है, कोई क्लेम नहीं होता इनका क्रॉप व्रॉप पे। वर्क कैन बी डेली, अब यहाँ पर इनको जो वर्क मिलता है वो डेली बेसिस पे मिल सकता है, सीजन के हिसाब से मिल सकता है, या पूरे साल भर भी इनको कोई कोई काम मिल जाता है। वेजेस बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है। कोई अगर 100 रुपये में काम कर रहा है तो दूसरा चला रहा है कि भैया हमको 50 ही दे दो, तो उसमें ही काम कर देता है, तो इसीलिए वेजेस क्या होती हैं, कम होती है। एग्जाम्पल दिया गया है डाला और रामकली का, ये दोनों पुअर लैंडलेस लेबर हैं। गवर्नमेंट ने क्या सेट किया है कि वेजेस होनी चाहिए 300 पर डे की, लेकिन डाला जो है उसको केवल कितना मिलता है, 160 रुपीज़ मिलता है। अब डाले से भी जिसकी बुरी स्थिति होगी वो 100 ही रुपये में काम कर ले, ठीक है, तो वो तो इसी वजह से ही क्या चल रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हाई कंपटीशन फोर्सेस वर्कर्स टू एक्सेप्ट लोअर वेजेस, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो कम तनख्वाह में भी लोग काम कर लेते हैं, कम पैसे में भी लोग काम कर लेते हैं। कैपिटल नीडेड इन दी फार्मिंग, अब कौन कौन से कैपिटल नीडेड होते हैं फार्मिंग के लिए, खेती के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला तो है मॉडर्न फार्मिंग में बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, मशीन चाहिए, जैसा भी हमने आपको बताया था। स्मॉल फार्मर जो है उनके पास कोई सेविंग तो होती नहीं है, तो क्या करते हैं, मनी को बोरो करते हैं। अब देखिए छोटा फार्मर है, छोटा खेत है उसके पास में, कोई उसके पास सेविंग एविंग होती नहीं, जितना साल भर में कमाता है उतना ही वो ख़त्म भी कर देता है, क्योंकि परिवार बड़ा होता है, ज़्यादा अवेयरनेस होती नहीं है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ये क्या करते हैं, लैंड मनी बोरो करते हैं, कहीं से जाके उधार लेके आते हैं। उधार कहाँ से ला सकते हैं, तो ये कभी कभी बड़े बड़े किसानों के पास चले आते हैं, वहाँ से उधार ले आते हैं। जो गांव में मनी लेंडर्स होते हैं उनके पास चले आते हैं, कुछ इनपुट सप्लायर्स होते हैं उनके पास भी चले आते हैं। बैंक नहीं जाते, क्योंकि बैंक जाएंगे तो इनको लोन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इनके पास कोई कोलेटरल ही नहीं होता है। अब जब कोलेटरल नहीं है तो बैंक क्यों लोन देगा, ठीक है, क्योंकि बैंक को भी डर होता है जब लोन वापस नहीं होगा तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा और बैंक को नुकसान हो जाएगा। लोन्स जो ये लोग देंगे, लार्ज फार्मर हो गया, मनी लेंडर्स हो गए, सब जो लोन देते हैं बहुत अच्छे रेट पे देते हैं, जैसे 20% का रेट दे देंगे। 100 रुपये आपने दिए, कहेंगे 6 महीने बाद हमको 120 रुपये देना, 40% का रेट, ठीक है, 6 ही महीने में 20 रुपये बढ़ गए। तो हाई इंटरेस्ट रेट होता है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा उधारी में चले आते हैं और इनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। ऑफन वर्क फोर्स टू वर्क अंडर अनफेयर कंडीशन, और फिर इनको कभी कभी क्या होता है, इन लार्ज फार्मर्स के यहाँ काम भी करना पड़ता है, कुछ और एक्सेसिव वर्क करना पड़ता है, जैसे आपने देखा था 160 रुपये पर डे पे ही काम कर रहा था, जबकि सरकार का 300 रुपये पर डे का फिक्स है, ठीक है, तो ये बहुत ही अनफेयर कंडीशन में काम करना पड़ता है। सविता की स्टोरी क्या है, इसके पास केवल 1 ही हेक्टेयर का लैंड है, नीड्स 3000 रुपीज़ फॉर वर्किंग कैपिटल, तो 3000 रुपये उसको चाहिए। इसके बाद वो क्या करती है, एक लोन लेती है 24% इंटरेस्ट पे, तेजपाल सिंह कोई है इनके यहाँ मनी लेंडर टाइप का, उससे 24% इंटरेस्ट पे लोन लेती है। मस्ट ऑल्सो वर्क ऑन इस फील्ड फॉर 100 अ डे, वेरी लो वेज। अब देखिए इसके लोन तो इसने ले ही लिया, 24% इंटरेस्ट तो ले ही रहा है, और दूसरी शर्त क्या है कि वो उसके यहाँ काम भी करेगी, कितने रुपए पे, 100 रुपये पर डे पे। अब सोचिए 160 मिल रहा था उसको, यहाँ पे इसको 100 ही रुपये मिल रहे हैं, तो पहले तो उसने लोन दिया, दूसरा इस लोन पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, और तीसरा क्या है, इंटरेस्ट के साथ साथ यहाँ पे भी इसको लूट रहा है। तो देखिए गरीबों को कैसे लूटा जा रहा है। फेसेस डबल बर्डन
ऑफ वर्क एंड होम एंड फार्म। तो अब आप समझ सकते हैं इस औरत की, इस महिला की, इस स्त्री की स्थिति कितनी दयनीय होगी कि पहले वो काम भी करती है, खेत में भी काम करती है और उसके पास घर में भी जाके काम करती होगी। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। ठीक है। मीडियम और लार्ज फार्मर्स का क्या है, यूज़ देयर ओन सेविंग्स, इनके पास अपनी सेविंग होती है, जो पहले इन्होंने बेचा था तो उससे पैसा कमाया होगा, सेविंग इनके पास अच्छी खासी होती है, इनको लोन वोन नहीं लेना पड़ता, तो इनकी कंडीशन अच्छी होती है। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब देखिए जो सरप्लस मतलब जो ज़्यादा फार्म के प्रोडक्ट्स होते हैं उनका क्या किया जाता है, तो आफ्टर हार्वेस्ट फार्मर्स की पार्ट ऑफ प्रोड्यूस फॉर देयर ओन यूज़। तो जैसे कटाई हो गई, पौधा काट दिया गया, फसल काट दी गई, तो क्या है, जैसे मान लीजिए 10 कुंटल कोई चीज़ उगी, तो क्या करते हैं 2 कुंटल अपने घर के यूज़ के लिए रख लेते हैं, परिवार के यूज़ के लिए रख लेते हैं, 8 कुंटल क्या करते हैं, बेच देते हैं। सेल दी सरप्लस इन नियर बाई मार्केट, जो आसपास की मार्केट है, जैसे इसमें दिया गया रायगंज मार्केट, इसे बेच देंगे। स्मॉल फार्मर्स क्या करेंगे, क्योंकि इनके पास सरप्लस बहुत ही कम होता है, क्योंकि फैमिली इनकी जो है बड़ी है, कंजम्पशन ज़्यादा है, तो इनके पास सरप्लस है ही नहीं या तो बहुत ही कम है, तो इसको बेच के क्या करेंगे, वो बेचेंगे बहुत कहीं पैसा मिलेगा, तो इनको इसीलिए क्या करना पड़ता है, दोबारा जब इनको बोना पड़ता है तो उसके लिए लोन लेना पड़ता है, जैसा अभी आपने ऊपर देखा था। मीडियम और लार्ज फार्मर्स क्या कर रहे हैं, इनके पास बहुत ही ज़्यादा सरप्लस है, मार्केट में बेच रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं और उसको बैंक में डिपॉजिट भी कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पैसे को। तो देखिए हर तरफ से इनका फ़ायदा ही फ़ायदा है और ये चीज़ आप गांव में देख सकते हैं। ठीक है। किसी के पास होता है तो बहुत ज़्यादा लैंड होता है, किसी के पास नहीं होता तो बिल्कुल भी नहीं होता है। एग्जाम्पल आपने देखा तेजपाल सिंह का, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखिए 350 कुंटल वीट ये बेच रहा है। 350 कुंटल वीट मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई, इतना कुंटल है, सोचिए वीट बेच रहा है। ठीक है। वीट मतलब आप समझ सकते हैं गेहूं। अब गेहूं का रेट अगर देखा जाए इस समय मार्केट में 20 रुपीज़ पर केजी है और एक कुंटल में कितना हो गया, 100 केजी हो गया, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो 2000 रुपये उसको एक कुंटल का मिल रहा है, इसको आप 350 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इसको कितना पैसा मिला होगा वीट बेचने के बाद। उसमें से बहुत सारा पैसा वो बचत करेगा, जमा करेगा और उसी में से कुछ पैसे को फिर से री इन्वेस्ट कर देगा, फिर से खेत में लगाएगा, बढ़िया फिर से कमाएगा। प्रॉफिट को यूज़ करता है, स्मॉल फार्मर्स को पैसा भी देता है, वहाँ से भी कमाएगा 24%। पहली चीज़ तो इंटरेस्ट कमाएगा, दूसरा 100 रुपये में दिहाड़ी मजदूरी करवाएगा उनसे, मतलब पूरी तरीके से क्या करेगा, एक्सप्लॉयटेशन करेगा। इक्विपमेंट्स बाई करेगा, नया ट्रैक्टर खरीद के ले आएगा। ठीक है। फिर छोटी मोटी लोगों को पार्टी दे देगा, 2-4 लड्डू बंटवा देगा, लोगों को खुश भी करके रखेगा। सेव फॉर द नेक्स्ट सीजन, नेक्स्ट सीजन के लिए सेविंग भी बना के रखेगा। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या होती है पालमपुर में, ये भी थोड़ा सा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 25% वर्कर जो हैं पालमपुर में, ये नॉन फार्म वर्कर्स हैं। जैसे आपने देखा था 75% जो हैं ये किस में इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। 25% ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर नहीं करते तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं। नॉन फार्मिंग में जैसे हो जाएगा डेयरी करते हैं। डेयरी फार्मिंग का मतलब क्या है, हो सकता है इनके पास गाय भैंस हो, बढ़िया दूध दूध बेचते हों, अच्छी खासी कमाई उसमें भी है। कॉमन एक्टिविटी अलॉन्ग साइड फार्मिंग, तो फार्मिंग तो करते ही होंगे और साथ ही साथ कुछ अलग गाय भैंस भी होगी जिससे इनको साइड बिजनेस की तरह कुछ पैसा मिल जाता होगा। एनिमल आर फेड ऑन ग्रास, ज्वार बाजरा ये सब दिया जाता है एनिमल को। मिल्क जो है उसको बेचा जाता है कहाँ पर, रायगंज में। तो मिल्क बढ़िया होता है, रायगंज में जाके बेचते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट मिल्क टू टाउन्स एंड सिटीज़, तो शाहपुर से ट्रेडर्स भी आते हैं जो डायरेक्टली इनसे मिल्क को ख़रीद लेते हैं और उसको फिर सिटीज़ में जाके बेचते हैं। डेयरी प्रोवाइड्स एडिशनल इनकम टू मैनी फैमिलीज, तो डेयरी एक अच्छी चीज़ है, एडिशनल इनकम प्रोवाइड कर देता है खेती किसानी के साथ साथ। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, मतलब छोटा मोटा यहाँ पर चीज़ें बनती भी हैं। डन इन, लोगों के घरों में क्या होता है, छोटी मोटी चीज़ें बनती हैं, जैसे सिंपल टूल्स बनते हैं। ठीक है। जैसे खुरपी बन रही है, कहीं फावड़ा बन रहा है, कहीं चाकू बन रही है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें बनाई जाती हैं। नॉट लाइक लार्ज फैक्ट्रीज, वर्क इज़ डन बाय फैमिली मेम्बर्स, अब यहाँ पर कोई बाहर से मशीन नहीं लगाएगा आके, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं होगी, छोटे मोटे जो भी उनके घर होते हैं उसी में ही थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल लाके वो अपना मैन्युफैक्चरिंग करते रहते हैं और उनके परिवार वाले ही लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि वीविंग में कुछ इन्वॉल्व है, गुड़ बनाने में, गुड़ आपने खाया होगा, ब्राउन कलर का होता है, बड़ा अच्छा होता है, शुगर केन से गुड़ बनता है, लोग वो भी बनाते हैं और इसको फिर जाके मार्केट में बेचते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत पैसा इन लोग को मिल जाता है।
शॉपकीपिंग, छोटे छोटे परचून की दुकानें, आप अगर गांव जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी परचून की दुकानें होती हैं। जैसे अगर शहरों में देखा जाए तो सिगरेट और तम्बाकू पान मसाले की जो दुकानें होती हैं उसके बराबर ही वहाँ पर आपको दुकान देखने को मिलेगी, और हर 100 मीटर पे आपको एक आध दुकान छोटी मोटी देखने को मिल जाएगी गांव में। ये चीज़ आजकल है। यहाँ पर आपको ग्रोसरी का आइटम मिल जाएगा, मतलब जैसे साबुन की टिकिया हो गया, छोटी मोटी चाय पत्ती हो गई, तो ये सब चीज़ चीनी वीनी हो गई, छोटी मोटी मिल जाती है। स्टेशनरी, छोटी मोटी किताब कॉपी मिल जाती है बच्चों के लिए। क्लोथिंग, कहीं कहीं आपको क्लोथिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। फार्मिंग टूल, सीड्स, ये सब चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं गाँव में। रिपेयर शॉप्स भी लोग यहाँ पर रखते हैं, जैसे साइकिल की पंचर दुकान बना देंगे, टूल्स की दुकानें रहती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको गाँव में देखने को मिलेंगी। शॉपकीपर अर्न बाय बाइंग गुड्स फ्रॉम टाउन्स, तो ये क्या करते हैं, टाउन से चीज़ों को खरीद के लाते हैं और फिर यहाँ पालमपुर में लाके उसको थोड़े से प्रॉफिट में बेच देते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कुछ लोग गाड़ियाँ भी चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, जैसे बुलक कार्ट हो गया, टोंगा हो गया, रिक्शा हो गया। अब आजकल ई रिक्शा बहुत ज़्यादा लोग चला रहे हैं, तो वो भी बहुत एक फैशन में, लेकिन यहाँ पर फिलहाल रिक्शा है पालमपुर में। ट्रैक्टर हो गया, ट्रक्स हो गए, जीप सर्विसेज हो गई, तो ये सब सर्विसेज भी लोग यहाँ पर देते हैं। दीज सर्विसेज लिंक पालमपुर, अब ये देखिए पालमपुर से रायगंज तक जाती है। मैनी फैमिलीज अर्न लिविंग फ्रॉम ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ फार्मिंग, तो कई ऐसी फैमिलीज है जो फार्मिंग ना करके ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व और यहाँ से पैसा वो लोग कमाते हैं। तो आपने देखा, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के क्या क्या हैं। ओनली 1 in 4 पीपल इन पालमपुर आर इंगेज इन नॉन फार्म एक्टिविटीज़, तो आपने देखा 25% लोग ऐसे हैं जो फार्मिंग नहीं करते, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ से होता क्या है, इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, फार्मिंग पे डिपेंडेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाउएवर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटेड, मतलब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ अच्छी तो हैं लेकिन ये लिमिटेड है, इनका स्कोप लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऑप्शंस नहीं लोगों के पास में, और साथ ही साथ रिक्वायर कैपिटल, पैसा चाहिए होता है इसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी को ई रिक्शा खरीदना है, तो ई रिक्शा खरीदने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, तभी तो खरीद पाएगा, सरकार लोन तो देगी नहीं। एक्सपेंशन ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कुड हेल्प जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव लिवलीहुड्स इन रूरल एरियाज़, तो रूरल एरियाज़ में एक बहुत अच्छा तरीका है कि कैसे लोगों की तनख्वाह बढ़ सकती है, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, तो एक्सपैंड किया जाए इस सेक्टर को, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और उनकी लिवलीहुड अच्छी हो सके। तो ये पूरा चैप्टर था जो आपने देखा। अब इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने पूरा वीडियो ठीक से सुना है तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी जितने भी नोट्स हैं, MCQs हैं, प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।